नमस्कार। आज हमारे साथ हैं यूपी पीसीएस 2020 में चयनित दुर्गेश कुमार गुप्ता जी, जो सौभाग्य से हमारे स्टूडेंट भी हैं और डिकोड एग्ज़ाम के, और इन्होंने डिकोड एग्ज़ाम की समीक्षा अधिकारी के बैच में हमें ज्वाइन किया था। हमारे साथ इन्होंने प्रैक्टिस की थी और बहुत ही खुशी की बात है कि इनका जो है सीडीपीओ के पद पर जो है चयन यूपी पीसीएस 2020 में फाइनली हो गया है। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इन्होंने किस तरह से यहाँ तक खुद को पहुँचाकर जो है किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है और क्या क्या स्टेप्स रहे इनके सफलता के पीछे, किस तरह से इन्होंने तैयारी की, सारी बातों को हम जानेंगे। इनकी रैंक जो है सीडीपीओ में 105 में 30वीं आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अभी जो है इससे संतुष्ट ना होके आगे भी तैयारी जारी रखने का जो है मन बना रखा है। और निश्चित रूप से जो है उनको बधाई देते हैं कि ये आगे जो है एसडीएम की रैंक तक जाएं और अच्छी सफलता जो है इससे बेहतर पदों पर ही जाएं। तो दुर्गेश जी, आप जो है कब से आपने तैयारी शुरू की थी, थोड़ा सा बताइए जो है क्या बैकग्राउंड रहा तैयारी करने का जो है। सर 2015 में जब पीजी लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर था, तो उस समय से ही जो है एक तैयारी, एक मन बना लिया कि तैयारी करना है और उस समय से ही तैयारी किया। और 2017 में पहली बार प्री क्वालिफाई हुआ। 2017 पीसीएस में मेंस दिया। कुछ नंबरों से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। देन 18 का भी मेंस दिया और उसमें भी नहीं हुआ। मतलब एक सतत प्रक्रिया रही और फिर पीएचडी एक उसी दौरान मैंने पीएचडी में इनरोलमेंट लिया और जेआरएफ क्वालिफाई किया। देन 2020 में फाइनली जब ये प्री क्वालिफाई हुआ और ये मेंस लिखा, तो जो पिछली जो पढ़ाई थी कहीं ना कहीं वो सतत प्रक्रिया थी और उसका लाभ मुझे जो है 2020 में मिला और अंतिम रूप से जो चयन हुए। और इसमें आपको बहुत ही सब धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका जो ये गाइडेंस रहा वो भी बहुत काम आया। तो फाइनल सिलेक्शन। तो आपका जो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप जो है बलरामपुर जिले से आते हैं जो है, तो थोड़ा सा अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पे बात करिए जो है कि हाई स्कूल से लेके और यहाँ तक की पढ़ाई का कैसे सफ़र रहा आगे, फिर आगे और जो है हम लोग चर्चा करते हैं। जी सर, एक्चुअली मैं सर शैक्षणिक जो बैकग्राउंड रहा 2006 में जो हाई स्कूल पास आउट हुआ और 2009 में इंटर की परीक्षा पास की। 2012 में यूजी और 2015 में पीजी की परीक्षा अपने। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके यूजी और पीजी में जो है? यूजी पीजी में सर समाजशास्त्र और भूगोल के साथ मैंने यूजी में मतलब पास आउट हुआ था और अंतिम रूप से जो है मतलब पीजी में समाजशास्त्र विषय के साथ, और उसी से ही अब जो है पीएचडी एक रिसर्च स्कॉलर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसी के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया उसी सब्जेक्ट से। और वो एक जो तैयारी रही एकेडमिक स्तर पर, कहीं ना कहीं वो मेंस में बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि तैयारी के लिए 1 महीने ही मिला। तो वो समय जो एक ऑप्शनल में जाना चाहिए था वो नहीं गया। मतलब वो जो तैयारी थी हमारी पीजी स्तर पर वो यहाँ पर काम आया। आपने जो पीजी में ऑप्शनल पढ़ा उसी को आपने पीसीएस मेंस में जो है चुना। जी सर। और पहले से आप उसके लिए तैयार थे, इसलिए आपको उसमें कोई एक अलग तरीके से जो मेहनत करनी पड़ती है, एक नया सब्जेक्ट की तरह उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ी। जी सर। तो यहाँ पर जो है आपने जो प्रारंभिक परीक्षा है पीसीएस की जो है, क्योंकि सभी जो है छात्र जो आपको देख रहे हैं वो जानना भी चाहते हैं। जी सर। प्रारंभिक परीक्षा में अब पैटर्न बदल चुका है पीसीएस में, और अक्टूबर में जो है पीसीएस 2021 की भी परीक्षा होनी है, जो आप भी देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अभी आप चाहते हैं कि आप अभी हाईएस्ट लेवल तक जो है पीसीएस में पहुंच सकें। तो पीसीएस प्री में जो है आपकी क्या स्ट्रेटजी, मतलब सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है हम पढ़ाई करें कि पीसीएस प्री जो है हमारा गारंटी से निकल जाए जो है? सर आज का जो पैटर्न है, जैसे 2017 से पैटर्न 2016 अगर हम पीछे से थोड़ा ले तो 2016 में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए, 2017 में बड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन आया और माना गया कि यूपी पीसीएस के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था। 2018 में फिर से फैक्चुअल हुआ, 2019 में थोड़ा मिला जुला पेपर रहा, 2020 भी मल्टीपल चॉइस पर पूरा आधारित था। और एक चीज पैटर्न को देखते हुए लग रहा है कि अनिश्चितता बहुत है इस पेपर में प्री लेवल पर, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें फैक्चुअली भी और कॉन्सेप्चुअली दोनों तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअली आप तैयार तब होंगे जब एनसीईआरटी के जो या तो सार, अब चूंकि उतना समय नहीं है तो सार पढ़ना ही बहुत सारे प्रकाशन की एनसीईआरटी सार आती है,
जी। तो उसकी बात और बाकी कॉन्सेप्चुअली वो आपको तैयार कर देगा। और फैक्चुअली के लिए है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि गहराई क्या है पेपर की, कितना मुझे एक आइडिया मिल जाता है बेहतर। और वो चूंकि रिपीट पीसीएस के ये पेपर है तो रिपीट में होते हैं क्वेश्चन, तो वो कम से कम गलत, क्योंकि आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि 7 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, अंतिम रूप से बहुत 13 गुना ही अब चूंकि चयन होता है, तो बहुत जरूरी है कि प्रीवियस क्वेश्चंस का जो पेपर है बहुत अच्छे से लगा लें कि गलत ना हो वहां से। अब प्री की जो है तैयारी बहुत ही टफ हो गई है, क्योंकि 13 गुना ही लिए जाते हैं। जी सर। बाकी जैसे आपने बताया कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो है एनसीईआरटी, ये दो जो है बहुत बेसिक है जो करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स की कैसे आप तैयारी करते हैं? सर करंट अफेयर्स का जो मेरा एक तरह है कि जैसे आपके संस्थान से मैंने करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन होता है, तो मंथली मैगजीन का अपना एक आपका नोट्स वैसे भी होता है, लेकिन उसको अपने शब्दों में शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कि अंतिम समय जो है तैयारी करने में कोई दिक्कत, रिवीजन करने में। और साथ ही लास्ट टाइम जब एक घटना चक्र पब्लिकेशन या किसी और पब्लिकेशन में बहुत सारे पब्लिकेशन जो पूरा एक साल का निकालते हैं, तो वार्षिकांक जो होता है वो रिवीजन करने में और कहीं ना कहीं जो छूटे हुए होते हैं जो तथ्य, वो कम से कम वो सामने आ जाते हैं। तो वहां से एटलीस्ट ये करना चाहिए कि मंथली मैगजीन है और एक वार्षिकांक लास्ट में उसको पढ़ना चाहिए। और हमारे भी संस्थान की जो है अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक अब प्रकाशित होने लगी है। वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का पढ़ते हैं, उसका एक फायदा ये होता है कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में आउटडेटेड होते जा रही है, मान लीजिए हम अगर बात करें फरवरी में कुछ आया था जो उस समय के लिए करंट था, महत्वपूर्ण था, लेकिन हो सकता है अब हम जुलाई में हैं तो अब वो जो है इररिलेवेंट हो गया हो, भले ही बुक में छपा हो। तो वार्षिकांक में क्या होता है, जो है सारे मटेरियल को जो है फिर से अपडेट कर दिया जाता है कि जो अब रिलेवेंट चीज़ें नहीं रह गई हैं उनको हटा दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम के पहले जस्ट रिवीजन कर रहे हो तो किसी ना किसी वार्षिकांक को ले सकते हैं, और हमारी भी मैगजीन जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये तो आपकी प्री की स्ट्रेटजी रही, प्री आपने निकाला। जी सर। इसके बाद जो है मेंस में, जैसा कि आपका सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजी ही था जो है, और आप उसमें पीएचडी तक जो है आपने अभी कर डाली है। जी सर। तो मेंस में जो है बहुत लोगों को सब्जेक्ट के चयन में कंफ्यूजन होता है। जी सर। जैसे मान लीजिए आपका तो पीजी का सब्जेक्ट था, तो आपने आसानी से जो है अपना एक वो कर लिया कि हाँ ठीक है मैं सोशोलॉजी को लूँगा। बहुत सारे लोग जो है साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है कि हमको आर्ट्स के सब्जेक्ट या सोशल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को चुनना चाहिए। तो सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार करते हैं लोग जो है, या आपका भी एक अनुभव है लोगों के साथ में जो है, जो अपने साथियों से, तो सब्जेक्ट के चयन के बारे में जो है थोड़ा बताइए लोगों को। सर सब्जेक्ट चयन का आधार ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति ने क्या लिया है। सब्जेक्ट चयन का आधार होना चाहिए कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में ज्यादा हो रही है। मान लिया आपका रुझान पॉलिटी की तरफ ज्यादा है तो आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा सकते हैं, या आपका जो एकेडमिक अगर बैकग्राउंड रहा है वो सब्जेक्ट और वो यहाँ पर उपलब्ध है तो उसकी तरफ जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी समझ पहले से बन चुकी है। अन्यथा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। क्योंकि मेरा एकेडमिक्स में सब्जेक्ट था तो मैंने उसको चयन किया क्योंकि मेरी समझ उस स्तर की बेहतर थी और उसी से आगे एकेडमिक में बढ़ा भी। तो एक चयन का आधार ये होना चाहिए कि आपकी रुचि या रुझान किस तरफ है, समझ का स्तर किस तरफ ज्यादा है। अगर समाज के तरफ आपका रुझान है, सामाजिक विषयों में आपका, तो समाजशास्त्र ले सकते हैं। आपका पॉलिटिक्स के तरफ रुझान है तो पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं। तो चयन का आधार ये नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने लिया है या किसी से सफलता पाया है, आपकी क्या उसमें रुझान है या रुचि है, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो मेंस का सब्जेक्ट होता है, मुख्य परीक्षा का सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव लिखना है, आपको जो है पूरा जो है आंसर राइटिंग करनी। और आंसर राइटिंग आप तभी कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की जब आप दिल से उस सब्जेक्ट से गहराई से जुड़े हों और आप बिना रटे हुए अपने मन से जो है चीज़ों की अभिव्यक्ति करते हो। मतलब आपकी रुचि जब होगी तभी आप अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो मेंस के सब्जेक्ट में दूसरों के पीछे भागने की बजाय आप खुद को देखिए कि आप में जो है किस सब्जेक्ट के प्रति रुचि है। और कभी कभी इसका आधार ये भी होता है, जैसे कुछ लोग जो है जब साइंस के सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को चुनते हैं या अन्य सब्जेक्ट को चुनते हैं, तो उनका एक मोटिव ये रहता है कि हमारा जो है जीएस का एक जो है मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन केवल ये आधार नहीं होना चाहिए, आधार ये होना चाहिए कि आपकी रुचि किस में है और आप अपने आप को किस चीज़ में जो है ज़्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मेंस की तैयारी
प्री के साथ करनी चाहिए या प्री पास करके मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। जी सर, इस पर ये है कि अगर मान लिया कि वो मतलब कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने पहले भी मेंस लिखा हो, अगर पहले भी मेंस लिखा हो तो जरूर है कि उन्हें 1 से 2 घंटे कम से कम आज देना चाहिए मेंस के लिए। मान लिया 24 अक्टूबर को पेपर है तो आप अगस्त तक आप मेंस को 1-2 घंटे दे सकते हैं, और बहुत जरूरी भी है अगर आप पहले से मेंस लिख चुके हैं। लेकिन अब चूंकि अगर नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल नए हैं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि पूरा अपना फोकस अभी के लिए पीटी पर लगाइए, क्योंकि इस समय 13 गुना ही चयन किया जाता है मेंस के लिए, तो वो बहुत जरूरी है कि पीटी पर आप फोकस करिए। अन्यथा जो है वहां से रास्ता अगर नहीं खुलेगा तो मोराल वहां से डाउन हो जाएगा फिर। नहीं, ये तो आपने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की बात की, जो आज की स्थिति है कि आज हम जुलाई चल रहा है और अक्टूबर में एग्जाम है, तो हमको प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कुछ इस तरह से है, मान लीजिए हम अभी अभी जो है आए हैं और हमने ये सोचा है कि हमको यूपी पीसीएस में जो है सिलेक्शन लेना है, उसकी तैयारी करनी है, तो क्या हमको प्री और मेंस एक साथ तैयारी करनी चाहिए या पहले केवल प्री की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए? सर, अगर एक आप अभी तैयारी करने के लिए आए हैं और आपका लक्ष्य अभी दूरगामी है, तो उस समय तो प्री दोनों की तैयारी साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के पूरक हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके लिए वो सहज हो जाएगा पीटी के क्वेश्चंस भी याद करना, क्योंकि कोई चीज जो है रटन विद्या यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। एक कॉन्सेप्चुअली जब स्ट्रांग रहेंगे तो ही जो है आगे वो फैक्ट भी आपके लिए कंठस्थ करना आसान होगा। यही बात मैं आपसे मतलब सुनना चाहता था। जी सर। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स सबसे बड़ी बाधा है, प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद हम मेंस को देख लेंगे, लेकिन होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करके अगर प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको मुश्किल से 4-5-6 महीने का समय मिलता है मेंस में, और 5-6 महीने में आप मेंस के जीएस को और ऑप्शनल को दोनों को कवर करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो आपका प्री की जो मेहनत होती है वो व्यर्थ चली जाती है। तो जो भी लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनसे जो है यही सजेशन है, जो दुर्गेश जी का भी जो है अनुभव है अपना, कि प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और प्री पास करना केवल कोई सफलता का मानक नहीं है जब तक आप प्री के साथ मेंस और उसके बाद इंटरव्यू तक नहीं पहुंच जाते। इंटरव्यू भी आपको निकालना होगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। प्री बात कर ली, मेंस की बात कर ली, आप अपने थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि जब आपका इंटरव्यू था तो आप यहाँ पर पर्सनली आके मिले भी थे और हमारी आपकी बहुत लंबी बातचीत हुई थी कि इंटरव्यू पर की तैयारी कैसे की जाए, और जो मेरा अनुभव है मैंने आपको अपना सुझाव भी दिया था और हो सकता है आपके काम भी आया हो। तो आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, कुछ क्वेश्चंस बताइए जो पूछे गए आपसे, जो है थोड़ा। सर, इंटरव्यू में वास्तविक मैंने तो ऐसे अलग अलग संस्थानों में जाकर 5 मौक दिए और उसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिला, लेकिन आपके साथ जो वार्ता मेरी सबसे पहले आपके पास आया और आपने जो मुझे सुझाव दिया, कहीं ना कहीं वो पूरा इंटरव्यू उसी के इर्द गिर्द ही चला। क्योंकि मेरा जो चयन हुआ था वो इंटरव्यू के लिए वो सीडीपीओ पद के लिए हुआ था, एक विशिष्ट पद के लिए। तो आपने जो सुझाव दिया कि विशिष्ट पद के लिए है, चूंकि तो विशिष्ट पद से संबंधित जो आपकी जो हायरार्की है या जो उसके कार्य हैं, योजनाएं हैं, संबंधित योजनाएं हैं, विभागीय चीजें हैं, उस पर फोकस करिए। और मेरा पूरा एक जो इंटरव्यू रहा, लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू रहा, और उसमें जो शुरू में पर्सनालिटी, एक जो पर्सनल चीजें एकेडमिक से रिलेटेड वो सारी पूछी गई, उससे संबंधित क्वेश्चन, चूंकि पीएचडी कर रहे हैं तो समाजशास्त्र से विषय क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे। लेकिन जो मेरे लगभग 20 मिनट का जो अंतिम 20 मिनट रहे वो इंटरव्यू, वो पूरे सीडीपीओ पद के इर्द गिर्द ही चले हैं कि आपका हायरार्की क्या है, योजनाएं क्या है, कैसे बेहतर आप काम करेंगे। और चूंकि आपके द्वारा पहले से ही वो बताया जा चुका था, उस पर मैंने काम किया था, तो बहुत ही मुझे लगा कि बड़ा ही सहज इंटरव्यू रहा और बड़ा सपोर्टिव इंटरव्यू रहा जो मेरा राम जी मौर्य सर के बोर्ड में था। तो काफी मतलब एक सपोर्ट मिला वहां से, और मेरा इंटरव्यू बड़ा शानदार ही रहा, और मुझे उस समय लगा कि हाँ, अंतिम रूप से सफलता भी शायद मिल जाए। नहीं, बहुत अच्छा। और मैंने आपको एक सलाह और भी दी थी कि इस पद पर कोई पदासीन व्यक्ति हो, उससे एक बार जरूर जाके मिल लीजिए। कभी भी आपका विशिष्ट पद के लिए चयन हो तो इंटरव्यू में जाने से पहले उस विभाग की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस पद पर जो है, उस पद के कोई पदधारक से अगर आपकी बातचीत हो जाए तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि हमको अगर ब्लॉक लेवल पे काम करना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है तो वर्क ऑफ नेचर क्या है, क्या ड्यूटीज हैं, विभाग की संरचना क्या है। तो ये सब चीजें जो है इंटरव्यू में बहुत मायने रखती हैं। तो आपसे जो है मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आप बताइए जो है जो आपसे पूछे गए हो, खासकर जो है
अगर जीएस वगैरह से रिलेटेड जो है कुछ ध्यान आ रहा हो आपको। सर जीएस से क्वेश्चन, चूंकि चाइल्ड डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट ऑफिसर था, तो इसमें इन्होंने जो पूछा वो महिला बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं, 5 योजनाओं के नाम बताइए जो यूपी में इस समय चल रही हों। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आखिरकार इस जो पद को क्यों निर्मित किया गया, आखिरकार क्या वजह रही। तो उसके बाद उन्होंने जो है लिंगानुपात संबंधित क्वेश्चन थे, या जो और भी क्या कैसे समस्याएं हैं बच्चों के साथ, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा वहां पर किसान आंदोलन उस समय चल रहे थे। तो करंट का टॉपिक था, तो किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं और क्यों, इसके समाधान क्या है। तो एक कहीं ना कहीं जो मॉक इंटरव्यू दिए थे और आपका जो गाइडेंस रहा था, जो सलाह था, वो बड़ा काम आया इन सब प्रश्नों के उत्तर देने में, और बहुत ही सहजता से मैंने उसमें उत्तर दिया था। अच्छा, मेंस में जो है पीसीएस मेंस में और साथ ही जो है आरओ में भी मेंस में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है निश्चित रूप से। और आप जो है आरओ मेंस के लिए ही हमसे जुड़े थे, हमारे साथ आए थे, और उसके बाद हमने आपका बाकी भी मार्गदर्शन दिया जितना भी हमारा सामर्थ्य था जो है। तो हिंदी का क्या महत्व रहा, हिंदी की तैयारी आपने कैसे की, निबंध कैसे लिखते हैं आप, जो है इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जो है बात बताएं। सर एक्चुअली मैं जब आपके साथ जुड़ा था उस समय मुझे लग रहा था कि रिव्यू ऑफिसर में, चूंकि पिछली बार मेरा 2017 में 3 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुका था, तो आपके साथ जुड़ने के बाद यही था कि रिव्यू ऑफिसर पर ही फोकस करना है। लेकिन आपका चूंकि सानिध्य था और आपने कहा नहीं पीसीएस मेंस भी साथ में लेकर चलना है, तो दोनों काम, और दोनों ही मेंस चूंकि 2 महीने के अंतर्गत, दोनों में, एक दिसंबर में था, एक जनवरी में था, तो कहीं ना कहीं जो एक हिंदी और ऐसे आपके यहाँ जो तैयारी हुई उसका मुझे बेनिफिट मिला कि मुझे उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ा, और मैंने वो समय जो है जीएस पर पूरा फोकस किया। क्योंकि मेरा एकेडमिक्स में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था समाजशास्त्र वो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मेरा रिवाइज करना ही बाकी रह गया था, और 4 पेपर पर एक फोकस करना। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका हिंदी और निबंध का जो तैयारी था वो पूरी तरीके से हमें वहाँ काम आ गया, और मुझे विश्वास है, और जब आएगा मार्कशीट तो मुझे लगता है कि 215-220 नंबर तक आ सकता है। बिल्कुल आएगा। और निबंध लिखने की, जैसे सर आपके बैच में थे और मैं अभी भी बता रहा हूँ, और इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके समक्ष बैठा हूँ, जो आपके यहाँ निबंध का जो मुझे पूरा एक पैकेज मिला था, लगभग 65 निबंध थे, वो सब रिलेवेंट टॉपिक और जितने परंपरागत ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे साहित्य से है या राजनीति से है, वो सारे टॉपिक मुझे मिल गए इजिली, तो मुझे कहीं और मेहनत नहीं करना पड़ा। और चूंकि आपके संस्थान में एक चीज बेहतर था कि आप अपना निबंध लिखकर जो है आप रिव्यू ले सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं, फीडबैक। और सर जब आप मेरे 3-4 निबंध थे जो आपके यहाँ पब्लिश हुए आपके संस्थान में, तो मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, कहीं ना कहीं जब सर ने इतना अगर प्रोत्साहित किया है और इतना माना है, तो कहीं ना कहीं निबंध का जो मेरा स्तर है लिखने का वो सही है। और निबंध लिखने में एक चीज का रहा है कि मांग क्या क्या जा रही है। जैसे निबंध में एक जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, तो उसका एक जो आपने पूरा डिफाइन किया कि प्रस्तावना है, मेन पार्ट आ गया, फिर उसको कैसे नकारात्मक कंक्लूजन जाना है, तो उसमें जो योजना कुरुक्षेत्र रहा वो बड़ा हेल्पफुल रहा, क्योंकि जो मैगजीन आती हैं वो उसी के बिहाफ पर ही जो है लगभग ऐसे तैयार किए जाते हैं जितने भी पेपर में आते हैं। मैं आप सबको भी जो है एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी मेंस जो है इस साल या अगले साल देने जा रहे हैं, तो कम से कम जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी योजना कुरुक्षेत्र हैं उसका कलेक्शन करते चलिए। हर महीने कम से कम 3-4 टॉपिक ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे उसमें आते हैं और उनकी अच्छी डिटेलिंग उसमें दी होती है। उनको अपने शब्दों में लिखिए, वहाँ से तथ्यों को लीजिए और उसको अपने शब्दों में लिखिए और उसका एक कलेक्शन बनाइए और लगातार रिवीजन करते रहिए। बाकी जैसा दुर्गेश जी ने कहा कि हमारा समीक्षा अधिकारी का जो बैच है, अब तो प्री और मेंस दोनों का शुरू हो चुका है, कंबाइंड भी है, उसमें हम जो है प्री के बाद जो है, प्री में तो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह देते ही हैं, जो अपने आप में जो है बहुत ही सहायक है। 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस में हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल जो है एक अलग तरीके की होती है, जो आप एक्चुअल में अगर किसी कोचिंग में बैठकर जो है क्लास में बैठकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 1-to-1 फोकस करते हैं। दुर्गेश जी ने जैसा बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में जो है डेली आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस की जाती थी, उसके बाद एक को इंडिविजुअल सभी का जो है यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल कर उसका जो है हमने विश्लेषण किया, उनके उत्तर का, उनके निबंध को चेक किया, फिर सबको इंडिविजुअली फ़ोन करके उनकी क्या कमियां हैं, कैसे सुधारा जाए, इन सब चीज़ों को बताया। तो हमारे बैच में जितने भी लोग थे 8-9 सिलेक्शन हम आपको पहले बता भी चुके हैं। और
अगर उनका जीएस किसी वजह से कमज़ोर रहा होगा, लेकिन फिर ये ज़रूर है कि उनकी हिंदी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। जब मार्कशीट आएगी तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो ये जो है समीक्षा अधिकारी और इसके मेंस की तैयारी के बारे में बात हो गई जो है। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जीएस की तैयारी है जी सर। तो जीएस की तैयारी में दो चीज़ें आपने शुरुआत में बताई थी कि एक तो जो है एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण जी है, सर। ठीक है। उसके अलावा जो है एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत है। हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो आपने भी सॉल्व की थी जो जी है। सर, बिल्कुल सर। तो टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज को आप किस तरह से देखते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है जो है तैयारी में? सर, अपने आप को एक मापने का एक जरिया टेस्ट सीरीज ही है। अब आप अपने आप को माप कैसे सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं मतलब एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको अब वो आपका क्या है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी किस स्तर की हो चुकी है। आप एग्जाम के 2 महीने पहले से भी अपना टेस्ट सीरीज एक चरणबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप सब्जेक्ट वाइज की आप तैयारी करें कि आज हफ्ते में मुझे पॉलिटी तैयार करनी है 10 दिन में, फिर हमें टेस्ट सीरीज देना है। मुझे लगता है कि समेकित रूप से अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एग्जाम के 1.5 महीने पहले से आप चरणबद्ध तरीके से 6-7 अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो एक बेहतर आपको अपने आप को मापने का तरीका एक मिल जाएगा कि अब कितने हम तैयार हैं। मान लिया कट ऑफ 95 या 90 जा रहा है तो आप 90 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ कोई नहीं, वो एग्जाम रहेगा। कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर, कई लोग एग्जाम प्रेशर में अच्छा कर जाते हैं, कई लोग 1-2 क्वेश्चन कम रह जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन एग्जाम ये प्रैक्टिस सेट आपको एक मौका देगा अपने आप को परखने का। और जिस बैच में दुर्गेश जी थे, बाकी और लोग भी थे, तो आपको जो है पता है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है वो केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, उसमें हम उत्तर को पूरी व्याख्या के साथ में, उसमें व्याख्या के साथ उसका हल भी देते हैं, जो उसका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। क्योंकि कभी भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो सही उत्तर तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन वो उत्तर क्यों सही है इसको आपको जानना जरूरी है, और बाकी के 3 विकल्प जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं। तो जब आप इस अप्रोच के साथ जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बैच में जो है सभी स्टूडेंट ने किया है, तो उससे आपको जो है कॉन्फिडेंस जो है आएगा। आरओ मेंस से पहले आप लोग का जो एक फुल टेस्ट हुआ था, जी सर, तो वो फुल टेस्ट आपको दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आपके कितने नंबर थे जो है। हमारा 3rd पोजीशन था पूरे। अच्छा, आपकी 3rd पोजीशन थी जो है। 3rd पोजीशन था, तो शिप्रा जी का फर्स्ट था। इतने सारे लोगों में 3rd पोजीशन थी। और एक अच्छी बात जो है दुर्गेश जी की ये है कि एक तो इनका निबंध बहुत सटीक होता है, और इनका जो है जैसे संक्षेपण वाला पोर्शन था, मुहावरे वाला, वोकैबुलरी वाला, वो सभी जो है बहुत ही अच्छा था। और इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हो सकेगा तो मैं आपको इनकी कॉपी जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, लिंक जो है आप देखिएगा। तो इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। राइटिंग का जो है कितना प्रभाव पड़ता है, आपको क्या लगा राइटिंग के बारे में? सर, राइटिंग स्किल की मतलब राइटिंग एक अगर लेखनी की बात की जाए कहीं ना कहीं वो तो प्रभाव डालता है, क्योंकि एग्जामिनर आपके जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो चेहरा तो सामने होता नहीं, वो लेखनी ही आपकी होती है, तो वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है बहुत सारी चीजें। बहुत ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राइटिंग आपका उतना बेहतर है भी नहीं, आपकी स्किल बेहतर है, राइटिंग स्किल जिसको बोलते हैं कि आपका शब्द चयन क्या है, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेखनी सुधारने से अच्छा है कि स्किल पर आप फोकस करिए, कि स्किल पर क्या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस पर बात करिए। तो राइटिंग जो है ऐसी जरूरी नहीं कि आप स्वर्णाक्षरों में लिखें। कहने का मतलब ये है राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, गैप्स उसमें सही से होने चाहिए। बिल्कुल ये ना हो कि आपस में 2 लाइनें टच कर रही हैं, कहीं पर ज़्यादा गैप हो रहा है, कहीं पर कम गैप हो रहा है, क्योंकि आपको एक सादी कॉपी पर लिखना होता है। इसलिए जो है मेंस की तैयारी में जितना अधिक आप लिखेंगे, जितना साफ सफाई से लिखेंगे और जितना सटीकता से जो है लाइन बाय लाइन आप जो है लिखेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर वाक्य और जो है वर्तनी की शुद्धि। बिल्कुल सर। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा था। जी सर। मैं जब आप लोग की कापियाँ चेक करके आप लोग को फीडबैक देता हूँ तो भले और चीज़ें थोड़ा सा कम डिटेल में जाऊँ, लेकिन हमेशा जो है जो आप लोग की वर्तनी की अशुद्धि थी उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था। संयोग से आपके साथ ज़्यादा ऐसा नहीं होता था। तो कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा, 600 शब्दों का बहुत सटीक निबंध लिखा, प्रस्तावना भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, कंक्लूजन भी अच्छा है, लेकिन
जब उसको सही से चेक किया जाता है, क्योंकि आपका निबंध का एक्सपर्ट आपकी कॉपी नहीं चेक करता है, आपका हिंदी का एक्सपर्ट चेक करता है। तो उसमें अगर उसको 5 गलतियां भी शब्दों में मिल गई तो समझ लीजिए आपने चाहे जितनी भी मेहनत की थी निबंध लिखने के लिए, चाहे जितनी भी आपने अच्छे जो है उसमें स्लोगन और कोटेशन डाले थे, वो सब जो है आपकी इमेज वहाँ खराब हो जाती है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि जब भी निबंध लिखिए या संक्षेपण करिए या सारांश लिखिए, हमेशा हिंदी राइटिंग में ध्यान रहिए कि आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें ना के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो दुर्गेश जी अब सर इसमें यह है कि जैसे कई बार जब पैरा हम स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल सीधा लाइन में स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पैरा में आपको कुछ स्पेस छोड़ना होता है, बहुत ही वो इफेक्टफुल होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या वो सब चीज़ें बड़ा माइंड करता है, जैसे वर्तनी है या वो कि आपने जब पैरा स्टार्ट किया तो कुछ स्पेस छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव मैंने देखा 2018 और 2020 के 2018 में भी मैंने बहुत अच्छी मतलब वो दुर्भाग्य रहा कि नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 2020 में वो गलतियां मैंने सुधारी, वर्तनी जैसे है या फिर वो स्पेस छोड़ना, वो बहुत हेल्पफुल रहा। जब मैं निबंध की क्लास ले रहा था तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि आपको जो लिखना है वो ये समझिए कि आप MS वर्ड पे कंप्यूटर पे जो है फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने टेक्स्ट की, मतलब लाइन सीधी होनी चाहिए। जैसे पत्र लेखन में विशेषकर मैं इस बात को कहता हूँ कि पत्र लेखन में बिल्कुल सीधा लिखना है, राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन को बिल्कुल अलाइन रखना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेषक लिखा उसके बाद महोदय जो है अंदर दबा दिया और सेवा में आपने अलग दबा दिया, हमेशा उसको अलाइन कर चलना है राइट और लेफ्ट को। तभी आप जो है, जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे नंबर क्यों कम हुए, आखिर पत्र मैंने अच्छा लिखा, बिल्कुल सटीक लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे नंबर क्यों कम हुए, तो ये सब कुछ कमियां रहती हैं। चैनल पे वीडियोस हैं, आप जो है देख सकते हैं पत्र लेखन के बारे में जो है। तो दुर्गेश जी से बातचीत हुई। दुर्गेश जी से आखिरी सवाल ये है कि आपको जो है एक अच्छा पद मिल चुका है CDPO का, फिर भी ऐसी क्या बात है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जो है अभी भी लगे पड़े हैं, आपको आगे निकलना है? सर एक शुरू से ही ड्रीम रहा है कि मजिस्ट्रेट मतलब एक पावर एक होता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छा ही लगता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट वो जो SDM का पद है या DYSP का पद है या वो सारे पद ऐसे हैं कि आप जनता से जुड़कर ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये पद हमारे लिए बड़ा एक्चुअली में समाजशास्त्र विषय भी रहा है। CDPO का पद भी ऐसा है कि महिला एवं बाल विकास संबंधी बहुत सारे काम यहाँ रचनात्मक काम किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकूँगा। तो दुर्गेश जी जो है अपने लक्ष्य में सफल हों और UPPSC की जो हाईएस्ट पोस्ट है और उसमें जितनी बेहतर रैंक हो उसके साथ में जो है सेलेक्ट होके 2021 में अगर ये दिखा सकेंगे तो इसके लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और वर्तमान में आप जहां भी आपको अभी तैनाती मिलेगी आप अपना काम जो है ईमानदारी से करें, साथ में अपनी पढ़ाई करें। इन सभी के लिए जो है आपके भविष्य के लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग जो है शुभकामनाएं देते हैं। और दुर्गेश जी से एक और आग्रह आप लोग की तरफ से भी मैं करना चाहता हूं कि बीच में समय निकालकर 1-2 बार जो है आकर आपको थोड़ा सा और सिंगल वीडियो, मतलब ये तो एक तरह से हमारी इंटरव्यू बातचीत है, आकर जो है PCS की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा जो है बात करें। और जहां तक टेस्ट सीरीज का सवाल है, UPPCS और UPSC RO दोनों की टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्टिव अवेलेबल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर जो है बात कर सकते हैं। तो दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जो है, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।